ऑड इवन वाला फार्मूला समझ में आ गया था ना, ठीक है। तो जैसे अगर हम मान लो, या छोड़ो, साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला यूज होता है, क्या होता है पता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और अगर यहाँ माइनस रहती यहाँ माइनस होगा, ठीक ना। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी, और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक ना। टेन ए प्लस बी, टेन ए, हाँ, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। कॉस 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मेन फार्मूला ये होता है, ठीक ना। इसके अलावा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ये भी होता है, फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसी से आ जाता है सब, ठीक ना। कॉस 2a का बहुत सारा फार्मूला यूज होता है, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 इंटू, हाँ, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2, ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यूज होता है एंगल का, वो बहुत याद रखना जरूरी पड़ता है, ठीक ना। मिटा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चार्ट, जीरो, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, जीरो डिग्री और जीरो सिर्फ लेंगे रेडियन हो गया, ठीक ना। 30 डिग्री और पाई बाय 6, 45 डिग्री और पाई बाय 4, 60 डिग्री और पाई बाय 3, 90 डिग्री और पाई बाय 2, 120 डिग्री 60 का डबल मतलब 2 पाई बाय 3, 135 डिग्री इसका 3 टाइम्स, ठीक ना, 3 पाई बाय 4, 150 डिग्री और 30 का 5 टाइम्स 5 पाई बाय 6 और 180 डिग्री।
टी लिखे हैं, टी नीचे आ रहा है मतलब ये हो गया साइन थीटा, टी थीटा ऐसे जाएगा, ठीक ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन, 0 1/2 अब ये उल्टा चलेगा 1 के पहले √3, ये सब सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव होगा, √3/2 के बाद फिर 1/2 फिर 0, कॉस का यहाँ 1 के पहले 1/√2 0, ठीक ना, फिर हाफ, लेकिन माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस हाफ, उसके पहले -1/√2 फिर -1। अब साइन टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री, 0/1 कितना 0, 1/2/√3/2 1/√3, 1/√2/1/2 1, √3/2/1/2 √3 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है, ये -√3 ये -1 ये -1/√3 और 0/-1 0, cot 10 का उल्टा तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, √3 1 1/√3 अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ठीक है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल 1 का 1 इसका ये -1/2 का और ये -1, कोसेक साइन का 0 का अनडिफाइंड नहीं 2 ठीक है, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सब सेट है, ठीक ना, कोई दिक्कत, ये टेबल खास करके साइन कॉस 10 का याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, समझ गए हो, ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही कॉन्सेप्ट, ठीक ना, और कुछ कॉन्सेप्ट अगर यूज होगा तो वो वहीं बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, हाँ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स जानना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा, ठीक ना, जैसे मान लो ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y, ठीक ना, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हाँ किसी भी पॉइंट के पास कोऑर्डिनेट होता है, अगर वो प्लेन में है तो 2 कोऑर्डिनेट होगा और अगर स्पेस में है तो 3 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक ना, एक्स वाई जेड, 3D मैथ में पढ़ना है वहाँ पे एक्स वाई जेड रहेगा, और 11th में पढ़े होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो प्लेन में था सब 2 कोऑर्डिनेट, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, फिजिक्स में ये चीज़ बहुत मायने रखता है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसका एड्रेस बताता है, ठीक ना, तो एड्रेस बताता है, तो एड्रेस जैसे तिलकामाझी में मेरा घर, ठीक ना, कोई पूछ देगा तिलकामाझी में मेरा घर, तो अरे लालबाग में है, तो लालबाग तो बहुत बड़ा है, बताना पड़ेगा ना, विशाल से यहाँ इतना मीटर इधर, तो विशाल हो गया रेफरेंस पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट का अगर एड्रेस बताना है तो कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन माना जाएगा, क्या माना जाएगा, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसका एड्रेस बताता है, एड्रेस को एक्सप्रेस करता है, और रेफरेंस पॉइंट कौन होता है, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका एड्रेस बताता है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, तो मतलब हमको इसका एड्रेस मिल गया, ठीक ना, तो एड्रेस कैसे मिल गया, तो ओरिजिन से हमको पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स यूनिट चलना है, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एबव, और वाई यूनिट चलना है, और जहाँ पे रुकेंगे वो पॉइंट कौन होगा, एड्रेस हो गया, ठीक ना, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मतलब ओरिजिन से ट्रेवल करना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अगर प्लस कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर 90 डिग्री का टर्न लेना है एबव या बिलो,
डिपेंड करता है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर अपने आप को रोकेंगे तो उस पॉइंट पे अपने आप को पाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में याद रखना किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक ना। बहुत काम का चीज़ बताएं, ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, ठीक ना। किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक ना। हाँ, इंक्लिनेशन एंगल होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन हो गया, तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन, लाइन का ही इंक्लिनेशन होता है, ठीक ना। तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एक्स एक्सिस को मान लो कहाँ पे कट कर रहा है, ए पे। ये एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ जिस पॉइंट पे लाइन कट कर रहा है वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल बनाता है, यही लाइन का क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ किसका, टी। कोई दिक्कत, याद रहेगा। एंड जब लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, थीटा, ठीक है। और याद रखना किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन 0 से थीटा 180 से बियॉन्ड नहीं होगा, ठीक ना। अब इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो m tan थीटा, ये लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। कोई दिक्कत, ठीक ना। अब इसी को रिलेट कर देते हैं थोड़ा सा कैलकुलस से। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व फंक्शन का ग्राफ है, ठीक ना। अब इसके एवरी पॉइंट पे अगर कोई लाइन इस तरह से हम, हाँ, इस तरह से कोई भी लाइन टच करके निकलता है, ठीक ना। ये जो लाइन इस कर्व के पॉइंट P पर ये निकला है टच करके, तो ये कहलाएगा क्या चीज़, टेंजेंट ऑफ कर्व एट कहाँ पर, P। कोई दिक्कत। और अगर कोई कर्व का इक्वेशन या उसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन y इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए कर्व, देन dy by dx means f dash x called slope of tangent at any point on curve। ये जो dy by dx इस वैल्यू से हम लोग निकालेंगे तो कोई एक्सप्रेशन आएगा, वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ की वैल्यू को, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व के। अभी जो टेंजेंट है P पे है, यहाँ भी टेंजेंट होगा, यहाँ भी टेंजेंट होगा, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा। तो हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप का फार्मूला किसका वैल्यू, dy by dx, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। और स्लोप मतलब किसका वैल्यू, tan थीटा, ठीक है। ये लाइन है, पासेस थ्रू एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है x1 y1, और m tan थीटा इसका क्या है, स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये एकदम कॉमन फॉर्म है, ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ वो भी है, लेकिन उसमें इंटरसेप्ट आ जाता है, तो वो सब प्योर मैथमेटिक्स चला गया, तो वो फिजिक्स में नहीं आएगा, ठीक ना। फिजिक्स में ज़्यादातर टर्म यूज होता है क्या थे, स्लो, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये सब आ सकता है। वो इंटरसेप्ट वो सब थोड़ा मैथ का चीज़ हो गया, वो बहुत कम आएगा, ठीक ना। पाराबोला, ठीक ना। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax
ये जनरल इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अगर ये इस तरह का इक्वेशन होगा तो पैराबोला का शेप ऐसा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक ना। कोई दिक्कत? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, हाँ इधर आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्स और ये ओरिजिन, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये हो जाएगा ऊपर वाई एक्स, ठीक है। और अगर यही नीचे रहा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay वाई एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? इलिप्स बहुत कम यूज होता है लेकिन कभी कभी यूज होता है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1, ए ग्रेटर देन क्या है बी। इस केस में इलिप्स ऐसा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका सेंटर होगा ओरिजिन पे, वर्टेक्स यहाँ पे a0 -a0 0b 0 -b, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1, फिर ए ग्रेटर देन बी, तो ए इस बार बड़ा है और वो वाई के नीचे है, हाँ तो ये ऐसे होगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा b0 -b0 ये 0a 0 -a, ठीक है, याद रखना है। नहीं इतना नहीं जाना है, ठीक ना। वो मैथमेटिक्स वाला फोकस वाला चैप्टर है, तुम्हारा एक तो लाइट वाला पढ़ना ना, कितना फोकस निकालना होगा निकाल देना, ठीक है। 19 नंबर का चैप्टर 18 नंबर का चैप्टर है, ठीक ना। ये सब का उसका खुद फोकस है, देखो फोकस लेके क्या करोगे, ठीक ना। इसको रखो, इसका इतने रखो ना खाली ये और फिगर, ठीक है, काफ़ी है। और भी कोऑर्डिनेट्स का कुछ अगर आएगा तो वो हम बताएंगे, ठीक ना। तो मैथ का मोटा मोटी इतना ही है, ठीक ना। कुछ बाइनोमियल सब है तो जब आएगा तो उसी समय बता देंगे, ठीक है। चलो अब फिजिक्स सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बाद में तुम जो करना करोगे, लेकिन इसमें सब क्लास में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो करो लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा, जो बोलेंगे लिखना है ये तो लिखना है, ठीक ना। फिर घर में तुम ये वीडियो देखो, लिखा हुआ अगर बढ़िया से है तो मत लिखना, ठीक ना, लेकिन क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। और ये लिंक है आगे के 3-4 चैप्टर से, मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ाएंगे इसके अंदर जो भी चीज़ पढ़ाएंगे सब एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक ना, ताकि आगे वाले चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब्सेंट नहीं करोगे, पहला बात। अब्सेंट करोगे तो जो इसमें होगा देख लोगे, ठीक ना। हाँ तो है ना, वही बोले अब्सेंट अगर किए तो सब देख लोगे जिस दिन पढ़ा है, ठीक ना। पढ़ा के ये देख के नोट बना लेना है, नहीं तो अब्सेंट किए तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है अगला चैप्टर के लिए, ठीक ना। पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, चूँकि इस बार ये यूज़ कर रहे हैं तो छूट जाएगा जिसका वो तो पढ़ लेगा। पहले क्या होता था कि पढ़ाते थे, कोई अब्सेंट कर गया बस गया हुआ पूरा चैप्टर साफ, और ये साफ तो बाद वाला चैप्टर नील, उसके बाद वाला चैप्टर और नील, ठीक ना। उसके बाद वो कहेगा फिजिक्स भारी लग रहा है, टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाता है, दिस डेट बहुत सारा का बहाना, ठीक ना। तो गलती आप लोग कर रहे हैं, हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक ना। तो दिक्कत ये है,
लिंक है एक दूसरे से, ठीक ना। एक के बिना दूसरा चैप्टर नहीं हो सकता है, दो के बिना तीसरा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाईली लिंक चैप्टर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, तो फिजिक्स का 2 पार्ट बुक में चलता है, ठीक ना, 12 में। पहला पार्ट जो है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक ना। दूसरा पार्ट वो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला पार्ट जितना भी चैप्टर है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बहुत वास्ट टॉपिक है फिजिक्स का, उसी के अंडर का सारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, फिजिक्स का एक बहुत ही वास्ट और ब्रॉड ब्रांच, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 वर्ड से बना है। अगर इसका संधि विच्छेद कर दें, इंग्लिश में होता नहीं, पढ़ने के लिए कर सकते हैं, ठीक ना। अपना अपना समझाने और समझने का तरीका होता है, उसी से मतलब है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगर संधि विच्छेद इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक ना, होता ही नहीं तो करेंगे क्या, ठीक ना। तो इसका अगर मतलब इसको स्प्लिट कर दें 2 वर्ड में, तो एक आता है इलेक्ट्रो, ठीक ना, इलेक्ट्रो, और ये मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 ब्रॉड ब्रांच से बना है, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म, ठीक ना। पूरा फिजिक्स फर्स्ट पार्ट किसके अंडर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसमें जो भी चैप्टर पढ़ेंगे या तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अंडर होगा या किसके अंदर होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फर्दर 2 पार्ट, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 पार्ट हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा, तो ये जो चैप्टर है भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर है, क्या है, ठीक ना। दूसरा चैप्टर भी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्जेज के बारे में, बट चार्जेज जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, वो सारा बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिस पे क्या हो, चार्ज हो, लेकिन वो रुका हुआ हो, एक जगह हो, ठीक ना। और जैसे ही वो मूव करने लगा, चार्ज है, चलने लगा, पढ़ के घर चला गया, जैसे तुमको चार्ज दे देंगे, अभी बैठे हो तो अभी तुम्हारा क्या कर निकाल रहे हैं, तुमको अगर हम रीड कर रहे हैं तो मतलब तुम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, ठीक ना। जैसे तुम चार्ज लिए चल दिए घर, ठीक ना। तो मतलब इसमें चार्जेस इन मोशन, बेसिकली ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेज इन मोशन के बारे में पढ़े, एक्चुअल में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। हाँ, बहुत चीज़ है, ठीक ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। अभी यही बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला 2 या 3 चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, ठीक ना, जिसमें चार्ज किस में रहेगा, तो एक चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो उसके आसपास बहुत सारा पैरामीटर डेवलप होगा, ठीक ना। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो चार्ज रेस्ट में रहते हुए भी फोर्स लगा सकता है, क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, ठीक ना। दूसरा, अगर चार्ज कोई आसपास है तो उससे वो इंटरेक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, और अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, ठीक ना। तो ये 3 चीज़ उसके पास हमेशा होगा, ठीक ना। उसके बाद अगर कोई चार्ज उसके पास आ जाता है तो नया नया टर्म, नया नया पैरामीटर डेवलप होगा, ठीक ना। तो अभी हम मतलब हम लोग अगले कुछ दिनों तक, ठीक ना, सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए, सबका फिर डेफिनेशन सब लिखाएंगे, ठीक ना।
ठीक है, लिखे। तो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना। याद रखना सबका माँ बाप कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया फिजिक्स का ब्रांच, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से सुनना, ठीक ना, फिर हम उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देंगे। लिखना अपने अपने स्किल पे डेवलप करता है, लिखना वही मेन बात है, लेकिन लैंग्वेज अलग हो जाएगा। लेकिन जो मेन बात है वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, ठीक ना, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्जेज जो रेस्ट में होता है। किस में होता है, चार्जेज जो रेस्ट में होता है उसके बारे में। और वो चार्जेज जो रेस्ट में होता है वो जो फोर्स लगाता है अपने आसपास एक फील्ड डेवलप करता है और अपने आसपास एक पोटेंशियल डेवलप करता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। 3-4 बात हो गया। ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest, forces applied by these charges, potential electric potential developed by these charges and field developed by these charges। बस, ठीक ना। इसी के बाद इसको स्टडी करने में 2 महीना लग जाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, समझ गए। लिखो डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। It is the branch of physics. It is the branch of physics in which we study about charges at rest, and the forces applied by these charges, and also field and potential developed by these charges, developed by these charges, ठीक है। चार्ज रेस्ट में रहता है, फोर्स लगाता है, जिसको बाद में समझेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। फिर चार्ज अगर रेस्ट में रहता है तो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अभी सिर्फ फील्ड बोले हैं, बाद में इसको बताएंगे डिफाइन टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रेस्ट में रहता है तो अपने आसपास पोटेंशियल डेवलप करता है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सब में इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, ठीक ना। बस इतना सा ही स्टडी करते हैं किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक ना। तो अब सबसे बड़ा बात, चार्ज क्या होता है, ठीक ना। सब चीज़ पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो चार्ज होता क्या है ये बोलो, चार्ज होता है क्या, चार्ज का मतलब डिस्कवरी कैसे हुआ ये बताओ। क्या इस पे चार्ज है, और रगड़ेंगे तब हो जाएगा, ठीक ना। ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है, इंसुलेटर क्या होता है, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकता एक जगह से दूसरे जगह, हाँ, ठीक ना। करंट पास होना, वो कंडक्टर इंसुलेटर थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना। सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, खैर सही है। तो ये इंसुलेटर है, ठीक ना। कोई भी इंसुलेटिंग बॉडी को दूसरे इंसुलेटिंग बॉडी के साथ अगर रब करते हैं तो उस पर चार्ज डेवलप होता है, भले ही थोड़ा हो लेकिन डेवलप होगा। क्यों होगा ये भी बताएंगे, ठीक ना। हाँ, टेम्पररली होता है, ठीक ना। तो चार्ज होता क्या है ये, जैसे मास है ना, तो मास क्या है, किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, क्या है, ठीक ना। कैसा प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है,
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कोई किसी चीज़ के पास मास है तो बोलोगे सर मास के अंदर क्या होता है, मास के बाहर क्या होता है, तो मास बोल दिए मतलब मास जो है वो हर बॉडी में होता है और वो लास्ट है, उसके बाद किंतु परंतु को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। मतलब वो अल्टीमेट चीज़ है, उसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक ना। कोई भी प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हम उसके भीतर अब जाके कुछ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी मैटर का, ठीक ना, दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, एक मास दूसरा चार्ज। क्या चीज़? चार्ज, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो मास, किसी भी बॉडी के पास अगर मास है और दूसरे बॉडी के पास मास है तो अगर दोनों कहीं पर भी है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, पता होगा, ठीक ना। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक ना, 11th में। तो कोई भी दो बॉडी जिसके पास मास है वो कहीं भी रहेगा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, एक दूसरे पे एट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ठीक ना। और वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक ना। लेकिन कोई भी दो चार्ज उसके पास भी मास होता है, ठीक ना, तो वो एट्रैक्शन का तो फोर्स लगाएगा ही, वो एट्रैक्शन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, या तो वो एट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ठीक ना, जो सिर्फ चार्ज के पास ही हो सकता है, दूसरे के पास नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो चार्ज या तो एट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या रिपल्सन का, ठीक ना, पढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी बात बताया गया है सब किसके बारे में है? चार्ज के बारे में, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो चार्ज का डिस्कवरी कैसे हुआ ये एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक ना। हुआ था क्या, शुरू में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ऑब्जर्वेशन चल रहा था, ठीक ना। तो साइंटिस्ट लोग लैब में सबसे पहले क्या करता था, मतलब बहुत दिन पहले जब चार्ज का डिस्कवरी करने लगा तो ग्लास का रॉड लेता था, ठीक ना, ग्लास का रॉड हो गया इंसुलेटिंग मटेरियल, और सिल्क का टुकड़ा लेता था, ठीक ना, 10th में पढ़ते रहोगे, रगड़ता था, अब बांध देता था, ठीक ना, सिल्क के धागा में या नायलॉन के धागा में टांग देता था। फिर दूसरा ग्लास रॉड उसके साथ भी यही करता था, सिल्क के धागा से बांध के लटका देता था आसपास, दोनों में रिपल्सन होता था, ठीक है। और जब उसको रब करके नहीं बनता था किसी तरह का रिपल्सन नहीं, लटका हुआ रहता था, ठीक ना, ठीक है। तो दोनों में रिपल्सन होता था, और दोनों सिल्क का जो टुकड़ा जिसमें रब किया गया था उसको भी आपस में पास लाता था, तो वो दोनों में भी रिपल्सन होता था, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो रहा था, एनसीईआरटी में दिया इसलिए बता रहे हैं, ठीक ना। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल दिया कि हाँ इसमें ये चार्ज होता है, इस पर ये चार्ज होता है, तो सब बता रहे हैं, बुक में पढ़ना है ये सब, ठीक ना। तो शुरू में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक ना, बहुत दिन तक चला। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट चला वही ग्लास रॉड लिया, इंसुलेटिंग है, और सिल्क का कपड़ा लिया, टुकड़ा लिया, ठीक ना, उसको रब किया, ठीक है, कोई दिक्कत। और ग्लव्स पहन के रब किया, क्यों? हम लोग का बॉडी क्या है, कंडक्टिंग है, ग्लव्स पहन के किया होगा, ठीक ना, ऐसे नहीं कि हाथ से करेंगे कभी नहीं होगा चार्ज, जो चार्ज होगा सब बॉडी से अर्थ में चला जाएगा या बॉडी में आ जाएगा, ठीक ना। तो सिल्क का जो टुकड़ा है उसको भी ग्लव्स पहन के, इंसुलेटिंग ग्लव्स पहन के करना है, और ग्लास के रॉड को भी इंसुलेटिंग, ठीक ना, ये सब किया था। रब करके टांग दिया किस में, एक सपोर्ट में, और वो सिल्क के थ्रेड से या नायलॉन के थ्रेड से बांध दिया इस तरह से, ठीक ना। ये ग्लास रॉड ये हो गया सिल्क थ्रेड, ये सपोर्ट, ठीक है। ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, ठीक है। दूसरा ये भी ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, ठीक ना। तो ये दोनों में क्या हुआ, मतलब ये इधर भागने लगा, ये इधर भागने लगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो जिस सिल्क के क्लॉथ का पीस का के साथ रब किया गया था उसको मान लेते हैं ए, और ये दूसरे के साथ रब किया गया था उसको क्या मान लेते हैं बी। ये दोनों भी अगर पास में लाया गया तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल करने लगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर लिया एबोनाइट का रॉड, क्या चीज़, एबोनाइट का रॉड या एम्बर का रॉड, और दूसरा जगह ले लिया सिल्क नहीं लिया, फर लिया, बिल्ली का खाल होता है ना, जानवर का खाल, उसको रब किया, फिर से टांग दिया, तो फिर से दोनों में देखा गया एक दूसरे से दूर भागता है। ये हो गया सिल्क थ्रेड,
ये क्या हो गया, एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर, किसके साथ, फर के साथ, ठीक ना, ये और ये दूसरा, एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे से क्या होता है, दूर भागता है, कोई दिक्कत। तो कंक्लूजन क्या निकाला, देखो ये हुआ, वो हो सकता है 30-40 साल के बाद वो हुआ था। तो ये चूंकि इसको भी रब किए थे किससे, सिल्क से, इसको भी रब किए थे सिल्क से, दोनों एक दूसरे से दूर भागता है, ठीक ना। फिर मान लो 10 साल के बाद ये हुआ, तो ये तो एक दूसरे से दूर भागता है। लेकिन जब ये है तुम्हारा ग्लास और ये एबोनाइट, ठीक ना, तो इसको यहाँ पे लटकाया गया है किससे, रब करके, सिल्क से, और इसको रब करके लटकाया गया किससे, फर से, दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाया गया, तो ये एक दूसरे की तरफ आता है, ठीक ना। तो इतना एक्सपेरिमेंट हो गया, तो ऑब्जर्वेशन, इतना एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट, क्या निकाला कि ये दोनों रेपल करता है, ये दोनों रेपल करता है, मतलब दोनों पे सेम चीज़ होता है, और वही दोनों फिर लाते हैं रब करके आसपास अलग अलग, ग्लास रॉड एबोनाइट, मतलब दोनों पे कुछ अपोजिट चीज़ है, ठीक है। तो ये जो रब करने पे ऐसा चीज़ इसमें देखने को मिला, जो चीज़ उस पर आ गया कुछ ऐसा, उसको कहा गया चार्ज, क्या कहा गया, चार्ज, ठीक ना। अब चूंकि ये दोनों सेम सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया, तो इस पर रेपल करता है, और वो दोनों भी सेम फर से रब किया गया, तो उस पर भी रिपल्सन देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ से रब करके यहाँ पे लाया गया, ठीक ना। तो इस पर कहा गया, चूंकि अब इस पर हो सकता है सेम नेचर, उस पर भी सेम नेचर, तो इस पर जो चार्ज हुआ उसको बोला गया कि सेम टाइप ऑफ चार्ज है, उस पर भी चार्ज हुआ जो सेम टाइप है, लेकिन ये दोनों पे जो चार्ज है वो अलग नेचर का है, ठीक ना। कंक्लूजन निकल गया, कोई दिक्कत। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, जो महान साइंटिस्ट थे, ठीक ना, वो बोले ग्लास पे जो चार्ज डेवलप हुआ उसको वो कन्वेंशन माना गया पॉजिटिव चार्ज है, तो सिल्क पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, ठीक ना। इसको इसके साथ लाया गया, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक ना। एबोनाइट पे जो चार्ज मिला उसको निगेटिव, ठीक ना, और यहाँ पे ये फर है, इस पे पॉजिटिव, कोई दिक्कत। ये बोल दिया कि इस पे जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, सिल्क पे निगेटिव, एबोनाइट पे निगेटिव, फर पे पॉजिटिव, कोई दिक्कत, ठीक ना। एक चीज़ और देखा गया, ठीक ना, छोटा छोटा बात है, इसको किससे रब किया गया था, सिल्क से, ठीक ना। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। इस पे ये बोलो, जब इसको इसके साथ नहीं रगड़ा गया था तो इस पे कोई चार्ज था नहीं, ना तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब एक दूसरे को रब किया गया तब एक दूसरे को क्या करता है, ये और ये अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक ना, कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होता है, ये एक दूसरे के चार्ज को नलीफाई कर देता है, क्या कर देता है, नलीफाई, हाँ, जीरो कर देता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि एक चीज़ को अगर दूसरे चीज़ से रगड़ा जाता है तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर निगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। अगर इस रॉड को, ग्लास रॉड को इस ए से रब किया जाता है तो इस पर अगर मान लो 5 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इस पर 5 नेगेटिव, ठीक ना। फिर इस ग्लास रॉड को बी से रब किया जाता है तो इस पर अगर 6 पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर 6 नेगेटिव। तो इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका +6, इसका -6, +6 और -6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, नलीफाई कर देगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, सटाएंगे, नलीफाई कर देगा। हाँ, नलीफाई या न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक ना, मतलब दोनों पे चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन इसको इसके साथ नलीफाई होगा नहीं, इस पर 5 है, इस पर क्या है 6। जो जिसके साथ रगड़ा गया था उसको उसके कांटेक्ट में लाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। एक चीज़ और बताया गया, क्या बताया गया, देखो
हम हाथ में ग्लव्स पहने हैं, यहाँ पे देखो सब पढ़ोगे, सब पॉइंट्स है नोट करोगे, ठीक ना। ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क है, हाथ में हम क्या पहने हैं, ग्लव्स, इसको रगड़ रहे हैं, इतने सब पोर्शन में रगड़ रहे हैं। तो जितना सब पोर्शन रब होता है एक दूसरे का, उतने दूर में चार्ज डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि इसके यहाँ तक रगड़ा है, इधर भी चार्ज इस पर नहीं आएगा। जितना दोनों बॉडी का एक दूसरे से कांटेक्ट में हो गए, रब किया गया है, पोर्शन रब हुआ है, सिर्फ उतने सा बॉडी के उतने से पोर्शन पे चार्ज डेवलप होगा, पूरे पे नहीं होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक रगड़ा गया तो यहाँ तक चार्ज देखने को मिलेगा, इसके नीचे चार्ज किसी भी तरह का नहीं होगा। कोई दिक्कत? सटा देंगे दोनों, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज या नलीफाई कर देगा एक दूसरे का चार्ज को। कोई दिक्कत? समझ गए? अब देखो, जब एक इंसुलेटिंग बॉडीज को दूसरे इंसुलेटेड बॉडी के साथ रब करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, चार्ज। इस केस में बॉडी कहलाता है इलेक्ट्रिफाइड हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिफाइड हो गया या चार्ज हो गया, ठीक ना। ये सब टर्म है। जब एक बॉडी जो कैसा है, इंसुलेटेड है, दूसरे इंसुलेटेड बॉडीज के साथ रब किया जाता है तो दोनों बॉडीज गेट्स इलेक्ट्रिफाइड और गेट्स चार्ज। बट व्हेन दे आर बोथ कॉन्टेक्ट टू ईच अदर देन दे नलीफाई देयर चार्जेस, ठीक है। और जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब किया जाता है तो दोनों पे चार्ज डेवलप होगा अनइक्वल या इक्वल अमाउंट में। जब इसको ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो इस पे चार्ज जो डेवलप होगा इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? इक्वल होगा, ठीक ना। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और नेचर में अपोजिट होगा। इस पे अगर पॉजिटिव होगा तो इस पे, अगर इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इस पे 5 नेगेटिव होगा, ठीक है। याद रखना है, सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? छोटा छोटा बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ, ठीक ना, तो अब ये चार्ज डेवलप हुआ तो होता क्या है एक्चुअल में ये भी बताते हैं। ये बना है एटम्स का, ठीक ना। जहाँ भी है इसमें एटम्स है और एटम्स में क्या क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ठीक ना। और चारों ओर चक्कर काट रहा है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब रब करते हैं इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक ना। हाँ, तो जब रब करते हैं एक दूसरे से, ठीक ना, ऐसा थोड़ा एक बार रब कर देंगे चार्ज होगा, नहीं होगा, बहुत देर तक करना पड़ता है, ठीक ना। तो रब करने से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण, ठीक ना, हीट जनरेट होता है। क्या होता है? हीट जनरेट होता है। तो इसमें जो भी एटम्स है उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी जो भी एटम है उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है और हीट जो जनरेट हो रहा है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब हीट इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। तो ये एटम का न्यूक्लियस है, उसके बाहर पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। सबसे बाहर वाला सेल ही ना सब चीज़ मिलेगा, पहले अंदर वाला तो बाद में पहुंचेगा। पहले बाहर का, अब जैसे मान लो बाहर में 2 बच्चा है, अंदर में है, कोई आ गया पहले कुछ बिस्कुट चॉकलेट बांटने, तो पहले बाहर वाला को लेकर पहले हमको तब अंदर, ठीक ना। तो सबसे बाहर वाला सेल को ही ना सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ मिलेगा। तो अगर हम रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा। तो यहाँ जो हीट जनरेट होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा इसका, एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ? इनर मोस्ट सेल का कि आउटर मोस्ट सेल का? और इसका भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक ना। तो हर एटम्स के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो वहाँ से वो स्केप कर सकता है, ठीक है। मतलब एक मिनिमम एनर्जी होता है जिसको अगर इस इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल का स्केप कर ले तो उससे ज़रा सा भी ज़्यादा अगर एनर्जी स्केप करेगा तो वो इसको आउटर मोस्ट सेल से भाग जाएगा। तो हम रब इतना कर रहे हैं कि दोनों के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल गया। एनर्जी मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, मतलब वो आउटर मोस्ट सेल से निकल के इसके सरफेस पे कहीं आ जाएगा या इससे निकल के इस पे आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे मान लो इलेक्ट्रॉन निकल के, चूँकि इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था, ये ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज का हिम्मत बढ़ जाएगा।
इस पर नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज का पावर बढ़ जाएगा। तो एक बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन इस पर गया उतना नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, इतना कमती हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? रवि कारण ये हुआ, एक्चुअल में ये हुआ, सब बुक में दिया है, ठीक ना, एनसीईआरटी में दिया है ये सब, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके कारण ये सब अंदर का ये होता है, ठीक ना। तो कोई भी बॉडी चार्ज जो होता है, अभी बताएं रीजन। तो चार्ज होने का मेन रीजन क्या हुआ? ट्रांसफर। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ट्रांसफर करना संभव नहीं है, ठीक ना। संभव है लेकिन बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कारण ही चार्ज डेवलप हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला गया, उस पर चार्ज हो गया, और जिसके भागा उस पर भी चार्ज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। कोई दिक्कत? अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये पता कैसे चला, ठीक ना। एक और एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट। एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास 1.9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, आज से याद रखोगे, ठीक ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। कितना? तो इलेक्ट्रॉन में मास है, इसमें मास है, दोनों के बीच सेपरेशन है। न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि दो बॉडी के बीच मास है तो यूनिवर्स में कहीं रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल काम करेगा, और ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। कैसा होगा? ठीक ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को जब रखा जाता है कितना डिस्टेंस के बीच? 1 सेंटीमीटर के बीच। तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है अप्रॉक्स, बता देते हैं, ठीक ना, 2 इंटू 10⁻57 न्यूटन, ठीक है। इतना न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। बोलो 2 के नीचे 1 पर कितना सुनना? 57 सुनना। तो बहुत बड़ा फोर्स है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। लेकिन एक चीज़ और ऑब्जर्व किया गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, फिर से दोनों के बीच डिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर। एक अजीब चीज़ देखा गया कि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, साइंटिस्ट कैलकुलेट तो कर लिया इतना फोर्स लगता है, जो कैसा होता है, लेकिन दोनों के बीच एक और फोर्स काम करता है जो रिपल्सिव होता है। क्या होता है? जिसको F इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक ना। और इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्स 2 इंटू 10⁻27 न्यूटन। इससे कितना गुना ज़्यादा है ये ना, देखो इसके नीचे कितना सुनना? 27, इसके नीचे कितना? ठीक ना, समझे। तो ये हमको लगता है लाखों गुना बड़ा है, नहीं है। और ये कैसा नेचर में है? रिपल्सिव। तो कोई आदमी इतना जोर से खींच रहा है और इतना तेज़ी से बाहर फेंक रहा है, तो ये खिंचाएगा कि दूर जाएगा? दूर जाएगा, ठीक ना। तो हर चीज़ जिसके पास मास होता है, एट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन हर चीज़ जिसके पास सिर्फ चार्ज होता है उसी के पास कौन सा फोर्स लगेगा? इसलिए ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? मास के साथ साथ चार्ज होता है। मास प्रॉपर्टी है कैसा? इंट्रिंसिक। चार्ज भी बनाया नहीं गया था, इलेक्ट्रॉन को चार्ज बनाया गया था, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, मतलब वो भी उसके पास प्रॉपर्टी पहले से था। सारा मटेरियल के पास नहीं होता है, ठीक ना। जो चार्ज बॉडी होता है सिर्फ उसी के पास होता है। तो चार्ज भी कैसा प्रॉपर्टीज? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो कैसा फोर्स लगा रहा है, अगर सेम इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक ना, प्रोटॉन को रखा गया तब भी देखा गया इतना ही फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन को लाया गया देखा गया सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, ये जीरो है, मतलब कहा गया न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को लाया गया, इतना ही फोर्स लगा लेकिन अट्रैक्टिव हो गया। क्या हो गया? तो इससे कंक्लूजन निकला कि दो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कोई दिक्कत? समझ गए ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में
इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। देखो 2 × 10⁻, कितना है -57, ये इससे बहुत लाखों गुना बड़ा है नहीं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आर मोर बिगर देन, लार्जर देन किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो चार्ज कैसे आया समझ में आ गया, ठीक ना। अब किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो उसका कारण वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये तो हमेशा याद रहेगा, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो उसका मेन रीजन रहेगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक ना। अब किसी की भी बॉडी के पास चार्ज है तो वो क्या शो कर सकता है, ये बोलो। किसी की बॉडी के पास चार्ज है तो सबसे पहले तो वो अपने आसपास एक फील्ड डेवलप करेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। उसके बाद उसके बाद वो एक दूसरे, उसके आसपास अगर कोई भी चार्ज बॉडी आता है तो उससे वो इंटरेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरेक्ट मतलब या तो फोर्स लगाएगा, या तो खींचेगा, या दूर छोड़ेगा, इंटरेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ गए। और उस पर वो जो फोर्स लगाएगा वो नेचर का कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक इन नेचर होगा, कोई दिक्कत, समझ गए, ठीक है। लिखो चार्ज, चार्ज डेफिनेशन लिखो चार्ज का, चार्ज ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना। नहीं तो आजकल आदमी कोल्ड ड्रिंक्स पीकर भी चार्ज हो जाता है, रेड बुल नहीं रे दिखाता है रेड बुल पी के चार्ज हो जाता है आदमी लिखो इट इज द इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक ब्रैकेट में लिख लो फंडामेंटल। इट इज द इंट्रिंसिक property of a body due to which it can apply an electrical force, it can apply an electrical force or respond due to some other charges. Whenever some charges are kept in its electric field, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया टर्म है, वो उसको अभी कुछ दिन के बाद आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन सीधा यही निकल गया कि कोई बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक ना। और अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो सबसे बड़ा खासियत वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है मतलब या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है या रिस्पॉन्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, जैसे मान लो ये किताब है, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक ना। बगल से गाय गया, कोई गाय गई तो गाय पे चार्ज है ना, तो कुछ करेगी नहीं करेगी, ठीक ना। तो ये ऐसे पड़ा रहेगा, गाय को कुछ नहीं करेगी, ठीक ना। कोई बच्चा दौड़ के चला गया, उसको कुछ नहीं करेगा। लेकिन मान लो एक बुक बगल से पास कर रहे हैं, उसको रगड़ के लाए हैं कहीं से, ठीक ना, उसको ऐसे करके लाए हैं, बगल से ले आएंगे, तो उस पर खुद चार्ज है, ऐसे भी चार्ज है तो रिस्पॉन्ड करेगा ना। उसका पेज को पता चला पलटा देगा, क्योंकि इस पर और उस पर हो सकता है सेम चार्ज हो, तो उसका पेज को क्या करेगा, पलटा देगा, रिपल्सन। लेकिन कोई बच्चा दौड़ कर गया, उसको कुछ किया, कोई गाय इसके बगल से गई, कुछ किया। लेकिन कोई बुक अगर रब करके लाया गया तो गया तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक ना। तो वही लिखा है कि कोई बॉडी पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज उसके आसपास लाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा
या रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब अगला क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक ना। दो टाइप का होता है, ठीक ना, बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। इतना चीज़ समझ में आ गया ना। ये सब स्टोरी भी याद रखना है, ठीक ना। दो बॉडी को रब करेंगे तो एक पे कितना चार्ज होगा, दूसरे पे कितना होगा, याद रखना है। इक्वल, लेकिन नेचर में क्या चीज़, अपोजिट, ठीक ना। फिर अगर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आएंगे तो क्या करेगा, दोनों पे नेट चार्ज कितना, 0, इसलिए कि दोनों पे सेम चार्ज था, एक अलग अलग नेचर, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, नलीफाई कर दिया, ठीक ना। और एक बॉडी का मान लो इतना सा पोर्शन सटाएंगे, दूसरे का इतना सा पोर्शन सटा के रब करेंगे तो क्या होल बॉडी चार्ज हो जाएगा। जितना दूर रब हुआ है उतना सा पोर्शन पे चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और दो बॉडी को अगर रब कर रहे हैं, चार्ज डेवलप हो रहा है, तो दोनों बॉडीज कैसा है, कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, या एक कंडक्टिंग दूसरा इंसुलेटिंग, दोनों इंसुलेटेड बॉडी है, ठीक है, कोई दिक्कत? कंडक्टिंग बॉडीज पे ऐसा करेंगे नहीं होगा, ठीक ना, वो तुरंत क्या हो जाएगा, वो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक ना। आगे पढ़ना है, ठीक है, रहने दो।